आपको विश्व मानचित्र के बारे में बताना चाहते हैं, क्योंकि ये 12वीं कक्षा का वीडियो है, भूगोल से संबंधित है ये वीडियो। इसमें आपको पता है कि भूगोल की 2 किताबें चलती हैं। प्रथम बुक जो है विश्व भूगोल संबंधित है, तो उसमें मानचित्र भी आता है 5 नंबर का, और दूसरी किताब है जो भारतीय भूगोल से संबंधित है, उसमें भारतीय मानचित्र भी आता है। लेकिन आज हम विश्व मानचित्र के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें 7 महाद्वीप के बारे में हमने आपको 7 प्रश्न के माध्यम से आपको बताया कि कौन से महाद्वीप से कितनी रेखाएं गुजरती हैं, है ना। फिर इन महाद्वीपों के बीच कितने महासागर हैं, उनकी स्थिति आपको बताई, पूरब पश्चिम, है ना। और दोनों जो गोलार्ध है, मतलब कर्क जो भूमध्य रेखा उसके ऊपर का उत्तरी गोलार्ध और नीचे का दक्षिणी गोलार्ध है, तो उसमें आपको उत्तरी गोलार्ध में चूंकि अटलांटिक महासागर होने के कारण उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिणी गोलार्ध में भी ये महासागर पड़ता है, तो उसको दक्षिणी अटलांटिक महासागर कहा जाता है। ऐसे प्रशांत महासागर को बांट सकते हैं उत्तरी दक्षिणी में, लेकिन हिंद महासागर केवल दक्षिण में पड़ता है और आर्कटिक या उत्तरी ध्रुव महासागर उत्तर में पड़ता है। फिर इन महाद्वीपों के बीच से जो गुजरने वाली 3 महत्वपूर्ण रेखाएं, है ना, वो कर्क रेखा, भूमध्य विषुवत रेखा या मकर रेखा, वो कैसे गुजरती हैं, इससे भी आपको एक पॉइंट बनता है। क्या पॉइंट बनता है कि ये कैसे गुजर रही है, 1 नंबर का ये भी आपको प्रश्न बन सकता है। अब हम जब आपसे विश्व मानचित्र के बारे में बात करेंगे तो इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम प्रकाश डालेंगे। जैसे हम बताएंगे कि घास के मैदान, तो ये घास के मैदान से निश्चित रूप से प्रश्न बनता है। दूसरा है रेल मार्ग, है ना, तो घास के मैदान जैसे कि प्रेरीज घास के मैदान, तो वो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच स्थित है, ठीक है, तो ये हो गया प्रेरीज। दूसरा पंपास घास के मैदान दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटाइन में, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में सवाना घास के मैदान और दक्षिण में वेल्ड घास के मैदान पाए जाते हैं। और जो यहाँ पर एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, आप बता सकते हैं क्या? क्यों नहीं पता? तो ये आप कल करके लाइएगा प्रश्न, है ना। फिर आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एक देश है न्यूजीलैंड, वहां पर कैंटबरीज घास के मैदान पाए जाते हैं। ये हमने आपको बता दिया। फिर हमने कुछ पर्वतमालाओं के बारे में बताया आपको कि कौन कौन सी पर्वतमालाएं हैं। तो पर्वतमालाएं मोस्टली महाद्वीप के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। तो हमने आपको उच्चावच के बारे में पढ़ाया है, हाँ यार, उच्चावच का मतलब होता है पहले पहाड़ मैदानी क्षेत्र, फिर पहाड़ी या पठारी क्षेत्र, पहले मैदानी, पठारी, पहाड़ी और पर्वत। तो जहां पर पर्वत क्षेत्र होगा वहां पे जनसंख्या कैसे होगी? कम। तो यहाँ पे जैसे उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला, उसके पश्चिम में, दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला, यहाँ पर एटलस है ना, और यूरोप महाद्वीप में आल्प्स पर्वत है ना, और एशिया महाद्वीप में जो है वो एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट है। तो इस तरीके के जो पहाड़ी क्षेत्र पाए जाते हैं। या फिर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो पश्चिम में रेगिस्तान पाया जाता है, तो यहाँ जनसंख्या अग्रल आबादी पाई जाती है, और जो पूर्वी तरफ दक्षिण तरफ है और वहाँ पर सघन आबादी पाई जाती है। अब हम कुछ आपसे यहाँ पर बात करना चाहेंगे रेल मार्ग के बारे में, जैसे कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो 2 महाद्वीपों को जोड़ता है। कौन कौन से? एक एशिया, मोस्टली भाग उसका एशिया में, दूसरा यूरोप, तो वो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्तोक तक जाता है। तो इसकी जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है महाद्वीप के पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब तक, इससे भी प्रश्न बनता है। तो आपको ये भी याद रखना, लेनिनग्राड आता है यूरोप में और व्लादिवोस्तोक आता है एशिया महाद्वीप में। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में देखिए, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, पर्थ से सिडनी रेल मार्ग, ये भी आपको आना चाहिए, इससे भी प्रश्न बनता है। फिर ये ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग है ना, इसमें ये हैलीफैक्स से प्रारंभ होता है, तो हैलीफैक्स संबंधित आपको एक प्रश्न यहाँ पर बनता है। फिर यहाँ पर आपको कुछ ऐसे प्रमुख बंदरगाह हैं जो पूरे महाद्वीप में कितने हैं, लगभग 85 बंदरगाह हैं पूरे विश्व मानचित्र में, है ना। लेकिन उसमें से केवल और केवल 30 से 35 बंदरगाह
उत्तरी अटलांटिक महासागर जहां पर स्थित है, मतलब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की पूरब दिशा और यूरोप महाद्वीप की पश्चिमी दिशा और अफ्रीका महाद्वीप की पश्चिमी दिशा और दक्षिण अमेरिका की पूरब दिशा के थोड़े से ऊपर है। तो यहाँ पर ये पूरे कम से कम 35 बंदरगाह पाए जाते हैं। विश्व की 85 में से लगभग इसे विश्व का सबसे व्यस्तम जल मार्ग क्या है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। और एक कारण ये भी है कि यहाँ पर चूंकि जो ठंड के समय में भी कितना भी तापमान गिर जाए, लेकिन 5 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान कभी नीचे नहीं गिरता है, इसलिए यहाँ पर जहाजों की आवाजाही बनी। एक बार आपके लिए फिर हमने आपको घास के मैदान में बता दिए आपके लिए। अब आपको यहाँ पर कुछ नहरों के बारे में जानना है कि कौन कौन सी नहरें हैं, कौन कौन से सागर हैं। तो आपके कोर्स में पनामा नहर, सुएज नहर, इनके अंतर ये पढ़ चुके हैं। तो पनामा नहर किन दो महाद्वीपों को जोड़ती है? उत्तरी अमेरिका अलग करके, उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका को अलग करती है ना। और किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो यहाँ पे अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। तो इसके ये पनामा नहर के बन जाने से जो लोगों को घूम के पूरा दक्षिण अमेरिका का चक्कर लगाना पड़ता था, इधर पर पश्चिमी उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी वाला पोर्शन है, यहाँ के लोगों को पूरा दक्षिण अमेरिका चक्कर लगा के फिर यूरोप से व्यापार या अफ्रीका से करना पड़ता था। लेकिन इस नहर के बन जाने से ये सुविधा हो गई, जिसका समय की बचत हुई, धन की बचत हुई, है ना, और लोग आसानी से यहाँ से चले जाते हैं। और इसके बनने के कारण यहाँ से उत्तरी अमेरिका जो क्या बोलते हैं सीधा एशिया महाद्वीप पर भी इसका प्रभाव पड़ा। इसके बनने से लोग सीधे यहाँ से आके और यहाँ से भी व्यापार कर सकते हैं। सुएज नहर ये विश्व के सबसे व्यस्तम मार्ग पर स्थित है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है ना। अफ्रीका को यूरोप से और यूरोप को एशिया से जोड़ती है। इससे संबंधित भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। और हमने आपको ये बताया था कि पनामा नहर की तुलना में सुएज नहर को ज़्यादा महत्वपूर्ण जलमार्ग है। उसका कारण है कि यह विश्व के केंद्र में है और यहाँ पर जो इनके लिए जो रास्ते बने हुए हैं या यहाँ के अमीर देश हैं, तो इनको यातायात के लिए मतलब मानव संसाधन और सामान की जो आवाजाही होती है या पेट्रोल वगैरह वो आसानी से मिल जाती है। गरीब राष्ट्र है तो ये उतना विकसित जलमार्ग नहीं है जितना कि सुएज जल मार्ग है। अब कुछ महत्वपूर्ण सागर जैसे कि आपको ध्यान रखना है, भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरब सागर और उधर पर बंगाल की खाड़ी, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में आ सकते हैं एक नंबर के इसमें। फिर जब आपको हमने घास के मैदान बताए तो आपसे कोई ये भी पूछ सकता है कि वाणिज्यिक पशुपालन या आपसे मिश्रित कृषि क्षेत्र है ना, तो ये हर महाद्वीप के अलग अलग क्षेत्र में है। तो आपको जब यदि आप जैसे डेयरी के बारे में पूछा कि डेयरी क्षेत्र कौन सा है, या फिर उन्हें पूछा कि दक्षिण अमेरिका का निर्वहन संग्रहण क्षेत्र कौन सा है, जहाँ पर ये घास के मैदान है, तो वहाँ जनसंख्या अधिक होगी। जब जनसंख्या अधिक होगी वहाँ पर, उसका कारण क्या है कि वहाँ पर घास के क्या बोलते हैं हरे भरे घने घास के वो हैं क्षेत्र, तो वहाँ पर पशुओं के चरने के लिए उनको अच्छे से घास खाने मिल जाती है, तो उच्च कोटि का दुग्ध उत्पादन होता है, उससे मक्खन पनीर ये सब चीज़ें बनती हैं। तो वहाँ पर पशुपालन के साथ साथ कृषि भी होती है। तो दक्षिण अमेरिका का निर्वहन संग्रहण क्षेत्र ये यहाँ पर इधर आपको दिख रहा है ना। फिर आप यहाँ चले जाए कि उत्तरी अमेरिका का वाणिज्यिक पशुपालन, तो यहाँ देखो प्लेन्स घास के मैदान, मतलब जहाँ घास के मैदान है ना, ये लॉजिक आपको लगाना है, वहाँ पर पशुधन पालन या डेयरी क्षेत्र अपने आप। फिर एक प्रश्न और पूछा गया कि जलवासी पशुचारण क्षेत्र दक्षिण अमेरिका का बताइए। मतलब ऐसा होता है कि पशु वहाँ पर बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं, उनकी चारागाह होते हैं, तो वहाँ पर वो पशु आते हैं, खुद के पास नहीं है लेकिन आते हैं, वो चल के चले जाते हैं। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप में कि यहाँ पर वाणिज्यिक पशुपालन है ना, वो क्षेत्र कौन सा है, देखो ये दक्षिण अफ्रीका में और यहाँ पे मिश्रित कृषि क्षेत्र है, ये भी दक्षिण अफ्रीका में। तो यहाँ पर कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? वेल्ड घास के मैदान पाए जाते हैं। ये आपके मानचित्र में भरने के काम भी आता है और आपको परीक्षा में 1 नंबर या 2 नंबर के प्रश्न में जैसा भी आपका यूनिट डिवाइड होगा
वो भी आ सकता है। फिर आप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर देखिए, वहां पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में मैं आपको यहाँ बता सकती हूँ कि जो इधर पूर्वी एरिया है ये पूरा जनसंख्या सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, और ये विरल, क्योंकि यहाँ पर क्या पाया जाता है, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल पाया जाता है, और इसी मरुस्थल में कूल, गाड़ी और कारगोली, 2 सोने की प्रमुख खाने भी पाई जाती हैं, जो यहाँ और यहाँ पर का क्षेत्र ये आपको भरने के लिए आ सकता है। साथ में आप यहाँ पर ये नोटिस कर सकते हैं जो हमने लिखा है कि डेयरी कृषि क्षेत्र कहाँ पर है, इसके पास ये क्या बोलते हैं, घास के मैदान, कौन से, डांग एंड डाउन्स। फिर आपका बोला वाणिज्यिक अनाज घास के मैदान, तो ये भी देखो वहीं पर पड़ रहा है जहाँ पर डांग एंड डाउन्स घास के मैदान है। तो ये हर चीज आपको मतलब ज्योग्राफी लॉजिकली सब्जेक्ट है, तो ये आपको थ्योरी में भी काम आएगा और मानचित्र में भरने की सरलता पड़ेगी। हाँ या ना, मतलब आपको कुछ चीजें याद करनी पड़ती है, लेकिन कुछ चीजें लॉजिक से आप लगा सकते हैं। फिर हम यहाँ पर ये हमने घास के मैदान की बात कर ली। फिर आप यूरोप महाद्वीप में यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, इनको स्कैंडिनेवियन कंट्री कहा जाता है, और ये यूरोप महाद्वीप में दुग्ध का डेनमार्क सबसे बड़ा एक उत्पादक देश है। तो यहाँ पर यदि आपने देखा होगा तो इसमें हमने आपको लिखकर नहीं बताया है, लेकिन जो ये स्कैंडिनेवियन कंट्री है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क, यहाँ पर डेयरी उत्पादक क्षेत्र प्रमुख है यूरोप महाद्वीप, ये आपको ध्यान रखना है इस तरीके से। फिर हम यदि यहाँ पर देखते हैं कुछ प्रमुख देशों के बारे में बात कर लेते हैं, या फिर आप जैसे देखें एशिया महाद्वीप में भारत और श्रीलंका के बीच 2 चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक तुमने पूछा कि मन्नार की खाड़ी किसके बीच, तो भारत श्रीलंका के बीच में, लिखने को भी आ सकती है 1 नंबर में, जोड़ी में भी आ सकती है, और मानचित्र को सीधा यहाँ पर शामिल है। पाक स्टेट या पाक जल संधि, वो भी इसके बीच में यहाँ पर, दिल्ली की, भारत की राजधानी दिल्ली। फिर आपको कुछ मानसूनी वर्षा संबंधित प्रश्न भी पूछ सकते हैं, तो मानसूनी प्रदेश कौन सा है, तो भारत में मानसूनी वर्षा, इसमें हमने आपको जब जलवायु क्षेत्र पढ़ाया था उसमें उसके बारे में बताया था। फिर आपको कुछ प्रमुख जो शहर हैं उनके बारे में, जैसे कि दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता है, तो ये चीजें आपको कहाँ पर भरने आ सकती हैं, इंडियन मानचित्र में आ सकती हैं। इसकी गंगा नदी के बारे में, विश्व की प्रमुख महत्वपूर्ण नदियां हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप में आप देख सकते हैं नील नदी विश्व की सबसे महत्वपूर्ण और लंबी नदी है। उसके बाद 2nd नंबर लंबी नदी कौन सी है, दक्षिण अमेरिका की अमेजन नदी है, जो विश्व की सबसे बड़ी और गहरी नदी के रूप में जानी जाती है। आपको याद सकता है भारत की गंगा नदी के बारे में, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। फिर कुछ जैसे कि भारत का थार मरुस्थल है, तो उत्तर पश्चिम भारत में आपको पता है, राजस्थान में आप बता सकते हैं। भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है, तो ये है अरावली पर्वतमाला, जो राजस्थान राज्य ये। फिर यहाँ पर मध्य प्रदेश में सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियां हैं, ये आपको भरने के लिए परीक्षा में आ सकता है। फिर यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो एक झारखंड, पश्चिम बंगाल जो राज्य है, वहाँ पे छोटा नागपुर का क्षेत्र आपने भौगोलिक दृष्टिकोण से पढ़ा है। इस छोटा नागपुर के पठार में संपूर्ण भारत का 40% खनिज पाया जाता है, लोहा है, कोयला है ना, ये महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं। और इस छोटा नागपुर के पठार की तुलना किससे की जाती है, अफ्रीका महाद्वीप का जो दक्षिण अफ्रीका का भाग है, रूर क्षेत्र, क्योंकि वहां पर सोना है, चांदी है, ये और प्लैटिनम, ये सब महत्वपूर्ण धातुएं, कोयला है, वहां पर ये चीजें पाई जाती हैं। और फिर आपसे आ सकता है कि मेडागास्कर कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी तरफ मेडागास्कर है। यहाँ पर महत्वपूर्ण, जैसे हमने कोई ने आपसे पूछ लिया मंगोलिया, तो आपको ये भरने आ सकता है। यहाँ जापान है, जापान की राजधानी टोक्यो है, टोक्यो भी एक महत्वपूर्ण है। चीन की राजधानी बीजिंग है, आपको वो भरने के लिए आ सकता है। फिर रबड़ उत्पादक राष्ट्र कौन सा है विश्व का नंबर 1 पर, तो ये दक्षिण पूर्व एशिया में मलेशिया है, ये आपको भरने के लिए यहाँ पर आ सकता है। मसालों के बारे में कहा जाए तो यहाँ पे इंडोनेशिया वगैरह है, यहाँ पर आपको ये चीज पूछी जा सकती है। अपन ये पढ़ चुके हैं न्यूजीलैंड में कैंट। फिर यहाँ पर जापान एक औद्योगिक राष्ट्र है,
तो अपने भारत का जो यहाँ पे विशाखापट्टनम बंदरगाह है आंध्र प्रदेश राज्य में, तो वहाँ से उनका कच्चा लोहा कहाँ जाता है, जापान को जाता है, और वहाँ से तैयार माल भारत में आता है। तो ये सारी जो चीजें हैं आपके लिए, ईरान देश कहाँ पर है, मक्का कहाँ है, मदीना कहाँ है, ये तो इतिहास का है, लेकिन पर भी, और यहाँ पर ये फारस की खाड़ी, ये भी आपको इतिहास से संबंधित है ना। अब कुछ महत्वपूर्ण जो बड़े बड़े वो हैं, जैसे न्यूयॉर्क है ना, शिकागो विश्व में मांस की मंडी है, तो वो भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है ना। अभी आपको 6 मई की परीक्षा में अलास्का आ गया था, तो मैंने बताया था कि उत्तरी अमेरिका में 3 महत्वपूर्ण देश हैं, मैक्सिको के ऊपर क्या बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसके ऊपर कनाडा। तो उसमें चूंकि 50 राष्ट्र पूर्ण संघात्मक, विश्व का पहला संघात्मक राष्ट्र है, 4 जुलाई 1776 को इसका अस्तित्व में आया, और आज 250 साल होने आ रहे हैं, अभी तक ये अव्यथावत है। तो 48 राज्य इसमें है, और 49वां अलास्का है, और 50वां यहाँ पर हवाई द्वीप है इसकी, है ना। तो ये इस तरीके से जो चीजें हैं, आपको लंदन भर में आ सकता है, स्पेन है ना, पुर्तगाल, फ्रांस की राजधानी पेरिस, इटली की राजधानी रोम, ऐसी कई चीजें जो आपके लिए हैं, इसमें पूछ जा सकती है। अब उन्हें पूछा ब्राजील, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा क्षेत्र है ब्राजील, यहाँ पे कॉफी है, कई चीजें मिलती हैं, तो ब्राजील का पठार ये आपके पाए जाते हैं। तो बच्चों, इस समय मैंने जितना भी आपसे कुछ बोला है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर आप ये देख लीजिएगा, ये जो बना हुआ है यूरोप महाद्वीप है, इंग्लैंड, तो इंग्लैंड एक स्वयं देश है। जब इंग्लैंड में इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड और वेल्स मिला देते तो ग्रेट ब्रिटेन बन जाता, और यूके सुना होगा नाम, यूनाइटेड किंगडम, उसमें 4 देश आते हैं। जब उत्तरी आयरलैंड प्लस वेल्स प्लस इंग्लैंड और प्लस स्कॉटलैंड, इन चारों को मिला दिया जाए, ये क्या बन जाता है, यूनाइटेड किंगडम बन जाता है। तो बच्चों, और एक महत्वपूर्ण बात और है, ये जो पश्चिम एशिया का क्षेत्र है, इसको अरब प्रायद्वीप कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो कम से कम 15-16 देश है, यहाँ पे ईरान, इराक, सऊदी अरब, अमीरात, कतर, कुवैत, बहरीन है ना, यमन, ओमान, टर्की, सीरिया है ना, ये सब देश जो है, अरब कंट्रीज जितनी कहलाती हैं, ये क्या है, इनकी यहाँ की अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है, पेट्रोलियम, इसको बेच के ही ये लोग अपने देश की अर्थव्यवस्था चलाते हैं। तो यह इस तरीके से जो ये मानचित्र अध्ययन के माध्यम से हमने आपको बताने का प्रयास किया। एक बात और, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, इससे ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग, लगभग 9000 किलोमीटर की लंबाई है। तो इसको भी आपको तैयार करना है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी तैयार करना है, और इसको भरना भी आपको